नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा और आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुरुआत करना चाहेंगे सबसे पहले हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए भाजपा की सूची जारी। पहले चरण के 15 उम्मीदवारों का किया ऐलान। 3 चरणों में होना है विधानसभा चुनाव। कल पहले चरण के नामांकन का आखिरी दिन। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को बड़ी सौगात। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने की 5 नए जिलों की स्थापना की घोषणा। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग होंगे नए जिले। प्रधानमंत्री ने बताया बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में कदम। गुजरात और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ का कहर। गुजरात के मुख्यमंत्री ने हालात के लिया जायजा। मोरबी में बही ट्रैक्टर ट्रॉली, 7 लोग लापता। देश भर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। कान्हा की भक्ति में सराबोर हुआ मथुरा। वृंदावन, रात 12 बजे जन्म लेंगे लड्डू गोपाल। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में की पूजा अर्चना। बलूचिस्तान में बड़ा हमला। बंदूकधारियों ने वाहनों से उतारकर 23 लोगों को गोलियों से भूना। आईडी चेक कर बनाया गया निशाना। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर हमले का किया दावा। आज से न्यूयॉर्क में शुरू होगा यूएस ओपन टेनिस टूर्नामेंट। सुमित नागल एकल में और रोहन बोपन्ना युगल में अपने जोड़ीदार के साथ पेश करेंगे चुनौती। और अब सभी खबरें विस्तार से। भाजपा ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने 15 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। इसमें पामपोर से इंजीनियर सैयद शौकत गयूर अंद्राबी, राजोपोरा से अरशीद भट्ट, शोपियां से जावेद अहमद कादरी, अनंतनाग पश्चिम से मोहम्मद रफीक वानी, अनंतनाग से अधिवक्ता सैयद वजाहत, किश्तवाड़ से शगुन परिहार, श्रीगुफवाड़ा बिजबेहरा से सोफी यूसुफ, पाडेर नागरेनी से सुनील शर्मा, बदरवा से दलीप सिंह परिहार, डोडा से गजय सिंह राणा, डोडा पश्चिम से शक्तिराज परिहार, रामबन से राकेश ठाकुर, बनिहाल से सलीम भट्ट, शानगुस अनंतनाग से पूर्ववीर सर्राफ और इंदरबल से तारिक कीन को प्रत्याशी बनाया गया है। और गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 5 नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग बनाने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसकी जानकारी दी है। अमित शाह ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक विकसित और समृद्ध लद्दाख बनाने के दृष्टिकोण के तहत गृह मंत्रालय ने केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिले बनाने का फैसला किया है। नए जिले जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग हर कोने में शासन को मजबूत करके लोगों को मिलने वाले लाभों को उनके दरवाजे तक ले जाएंगे। अमित शाह ने आगे लिखा कि मोदी सरकार लद्दाख के लोगों के लिए वृहद अवसर पैदा करने के लिए प्रतिबद्ध है। और लद्दाख में 5 नए जिले बनाने की घोषणा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई देते हुए एक्स पर लिखा कि लद्दाख में 5 नए जिलों का निर्माण बेहतर प्रशासन और समृद्धि की दिशा में एक कदम है। जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग पर अब अधिक ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जिससे सेवाएं और अवसर लोगों के और भी करीब आएंगे। वहां के लोगों को बधाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से फोन पर बात की है। इसकी जानकारी देते हुए प्रधानमंत्री ने एक्स पर लिखा कि अपने दोस्त ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से बात कर खुशी हुई। हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों में प्रगति और क्वाड सहित बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग की समीक्षा की है। खबर तेलंगाना से है, जहां पत्रकारों पर लगातार हो रहे हमले को लेकर आज दिल्ली में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी के आवास के बाहर और जंतर मंतर पर तेलंगाना के पत्रकारों ने प्रदर्शन किया। पत्रकारों ने प्रदर्शन के दौरान कहा कि राहुल गांधी ने चुनाव से पहले तेलंगाना में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात कही थी, लेकिन चुनाव जीतने के बाद उन्होंने मर्डर की दुकान खोल दी। तेलंगाना में सीएम के गांव में भी पत्रकारों को निशाना बनाया गया।
2 दिन पहले 22 को तेलंगाना का सीएम का गांव में एक क्रॉप लोन वेयर का न्यूज़ कवर करने को 2 वुमेन जर्नलिस्ट गए, तो उसके ऊपर भी माल स्टेशन हुआ वहाँ पे कवर करने को हमें गए, तो पूरा कौन कौन न्यू जर्नलिस्ट वहाँ गए उसको भगाए, वो कार पे भगाए, चेजिंग करे। हमें जान बचाने के लिए जाके पुलिस स्टेशन में घुसना पड़ा। वो पुलिस स्टेशन पे भी आके हमको मारने को देखा। डेंजर में है तेलंगाना में जर्नलिज्म। ऐसा रोज़ अटैक्स होते रहा है। इसी वजह से हम दिल्ली तक आना पड़ा, राहुल गांधी तक आना पड़ा, क्योंकि राहुल गांधी ने इलेक्शन से पहले बोला था मैं देश में और तेलंगाना में मोहब्बत का दुकान खोलूँगा, मगर अब तेलंगाना में मोहब्बत का नहीं, क्या बोलते वो मर्डर का दुकान खुल गया। मर्डर का दुकान खुल गया, पूरा गुंडाराज निकल गया। प्लीज़ तेलंगाना में डेमोक्रेसी को सेव करो, जर्नलिज्म को सेव करो, फ्रीडम ऑफ प्रेस को भी सेव करो। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने कल लखनऊ में पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया है। उससे पहले वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर हैं। आज उन्होंने एक्स पर कहा कि सपा की ओर से 2 जून 1995 में बीएसपी द्वारा समर्थन वापसी पर मुझ पर जानलेवा हमला कराया था, तब कांग्रेस ने क्यों कुछ नहीं कहा, जबकि उस दौरान केंद्र में रही कांग्रेसी सरकार ने भी समय से अपना दायित्व नहीं निभाया था। मायावती ने लिखा कि कांशी राम जी को अपनी बीमारी की गंभीर हालत में भी हॉस्पिटल छोड़कर रात को आना पड़ा था। विपक्ष ने भी उस समय संसद को घेरा, तब जाकर कांग्रेसी सरकार हरकत में आई थी। मायावती ने उस समय न्याय के लिए आवाज उठाने के लिए भाजपा की सराहना की। मायावती ने कांग्रेस को पिछड़ा और दलित विरोधी बताया और कहा कि राहुल गांधी की ओर से जातीय जनगणना की मांग किया जाना एक छलावा है। कांग्रेस SC/ST आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर को लेकर अभी भी चुप्पी साधे हुए है, वो जवाब दे। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार से अलग होकर अपने लिए नए रास्ते की तलाश में निकले पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन पर सबकी निगाहें बनी हुई हैं। इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि चंपई सोरेन के साथ बातचीत का रास्ता खुला है। हम चाहते हैं कि वो बीजेपी में आए और पार्टी को ताकत दें। दरअसल चंपई सोरेन इस वक्त दिल्ली में है। चंपई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। अगर वो दिल्ली में आए हैं तो कोशिश करेगा बातचीत करने का भी, लेकिन ऐसे तो मेरा इनडायरेक्ट डायरेक्ट बात होते हैं, लेकिन कभी मैं उनका साथ पॉलिटिकल बात नहीं किया हूं आज तक। 5-6 महीना से ही मेरा कभी कभी बातचीत होते रहते हैं, लेकिन मैं कभी पॉलिटिकल बात नहीं करता हूं। लेकिन मुझको लगता है अभी समय आ चुका है थोड़ा बहुत राजनीति का बात भी करना। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में जांच तेज हो गई है। मामले में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के प्रबंधन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं। इसी सिलसिले में उप प्राचार्य संजय वशिष्ठ जांच के सिलसिले में सीबीआई कार्यालय पहुंचे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में कैबिनेट मंत्रियों के डेलीगेशन ने सिंगापुर के राष्ट्रपति थरमन शनमुगारत्नम और प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात की। इस दौरान भारत और सिंगापुर की द्विपक्षीय साझेदारी पर चर्चा हुई। भारत की ओर से प्रतिनिधिमंडल में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। डेलीगेशन ने डिजिटलीकरण, हरित पहल और कौशल विकास की ओर आगे बढ़ने के लिए भारत सिंगापुर की साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिंगापुर के राष्ट्रपति का उनके योगदान के लिए आभार भी व्यक्त किया। आम आदमी का, आम लोगों का जीवन आसान बनाने में केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। दवाओं पर आने वाले खर्च को कम करने में प्रधानमंत्री जन औषधि योजना लोगों के बहुत काम आ रही है। इस रिपोर्ट का ये देखते हैं। केंद्र सरकार लोगों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने और उनको सस्ता इलाज मुहैया कराने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है। इनमें से एक महत्वपूर्ण परियोजना है प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, जिसके चलते लोगों को दवाई 50 से 80% तक सस्ती मिल रही है। ऐसे में जन औषधियों को किस तरह से आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, इस पर डीडी न्यूज ने गुरुग्राम में जन औषधि के वेयर हाउस का जायजा लिया।
इस वेयरहाउस से उत्तर भारत के बड़े हिस्से में दवाइयों को पहुंचाने का काम होता है, जिसमें दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड और बिहार प्रमुख हैं। इन दवाइयों के रखरखाव के लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड और टेक्निकली डेवलप्ड वेयर हाउसेज़ का होना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये डिफरेंट पैलेट्स में आप ये रोज़ हैं, इसमें 35-36 नंबर तक आप रोज़ देख रहे हैं और इसमें 6 लेवल्स हैं, इसमें दवाइयों को रखा जाता है। जन औषधियों के भंडारण के लिए वेयरहाउस में कई बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है। इसमें दवाई की गुणवत्ता और उनकी क्षमता प्रमुख है। ऐसे में वेयरहाउस में तापमान, सफाई और सबसे जरूरी क्वांटिटी का हिसाब किताब पूरी तरह से ऑटोमेटिक तौर पर रखा जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि हम जन औषधि को देश के हर कोने कोने तक ले जाएंगे। हम जन औषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 3 वर्ष में ही 25,000 तक ले जाएंगे। तेज़ी से जन औषधि आगे बढ़ रही है। हमारे केंद्रों की संख्या 13,000 से अधिक हो गई है और हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ 35 से 40% है। पिछले 10 सालों में जब से इनकी शुरुआत हुई है, जन औषधियाँ आम लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना के लाभार्थियों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। इस समय देश भर में 13,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र हैं और अगले 2 सालों में जन औषधि केंद्रों की संख्या 25,000 करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले वर्ष 1470 करोड़ रुपए की जन औषधियों की बिक्री हुई थी। विशेषज्ञों की माने तो जन औषधियों से अब तक आम लोगों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की बचत भी हुई है। प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना का लाभ आम लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है गुणवत्तापूर्वक और समय पर दवाइयों का पहुंचाना। इसको लेकर देश भर में 5 वेयर हाउसेज बनाए गए हैं, जिनका काम है कि आम लोगों तक ये दवाइयों का वितरण समय पर और गुणवत्तापूर्वक किया जा सके। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, गुरुग्राम। और अब बात श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। और देश भर में आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। दुनिया भर में फैले भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी सुबह से ही उनके जन्मोत्सव की तैयारियों में लगे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्म स्थान उत्तर प्रदेश के मथुरा में अभूतपूर्व तैयारियां की गई। श्री कृष्ण जन्मभूमि पर महिला भक्तों ने नृत्य कर खुशी मनाई। आज तड़के श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पर्दे खोले गए और सबसे पहले भगवान की आरती की गई। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। ईस्ट ऑफ कैलाश के इस्कॉन टेम्पल में बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। भगवान के दर्शन के लिए पर्दे खोल दिए गए हैं। साथ ही हीरों की नगरी पन्ना के जुगल किशोर मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। उत्तर प्रदेश के नोएडा के इस्कॉन टेम्पल में लोग बांके बिहारी की पूजा कर रहे हैं। मुंबई के चौपाटी स्थित इस्कॉन मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी है। गुजरात के अहमदाबाद के इस्कॉन मंदिर में भी लोग भगवान के दर्शन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के पर्यटक स्थल मनाली के माल रोड में इस्कॉन के तत्वावधान में आयोजित श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु एकत्र हुए हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देती हूं। ये त्यौहार हमें भगवान श्री कृष्ण के दिव्य आदर्शों के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करता है। आइए इस अवसर पर हम भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं को आत्मसात करें तथा देश की प्रगति और समृद्धि के लिए कार्य करने का संकल्प लें। और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि देशवासियों को जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। दिव्य प्रेम, ज्ञान और धार्मिकता के प्रतीक भगवान कृष्ण के जन्म को चिन्हित करते हुए जन्माष्टमी गहन आध्यात्मिक महत्व का दिन है।
इस पवित्र दिन को मनाने के साथ ही आइए हम भगवान कृष्ण की शाश्वत शिक्षाओं पर विचार करें और उनके अनुसार जीने का प्रयास करें, जिससे कि हमारे समाज में एकता, शांति और सद्भाव को बढ़ावा मिले। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जन्माष्टमी में देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि आप सभी को जन्माष्टमी की अनंत शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मथुरा दौरे के दौरान श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने दीन दयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ अनुसंधान संस्थान में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। और देश भर में जन्माष्टमी का उत्साह है तो वहीं मथुरा में अलग ही रौनक है। मथुरा के मुख्य मंदिर श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लोग अपने आराध्य के दर्शन के लिए लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं। भक्ति का रस, आस्था का रस आसपास आपको दिखाई दे रहा होगा। श्रद्धालुओं में जबरदस्त उल्लास है कि कान्हा के दर्शन करेंगे। ये वही मथुरा भूमि है जहां सूरदास जी ने अंधे होते हुए भी कृष्ण का इतना खूबसूरत वर्णन किया है कि संसार में शायद ही कोई कर पाएगा। ये वही ब्रज भूमि है जहां पर मीरा बावरी होकर नाचा करती थी और कहती थी मैं तो नाचूंगी तो सिर्फ गिरधर गोपाल के आगे। ये वही ब्रज भूमि है। न जाने बिहारी ने कितने दोहे और चौपाइयां और सवैयां लिख डाले कान्हा के खूबसूरती में, कान्हा की सुंदरता में और कान्हा की 16 कलाओं को बयान करने में। यहाँ आज सबको इंतजार है। सुबह 4 बजे से ही लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ है और सबको इंतजार है तो सिर्फ 12 बजने का कि कब 12 बजेंगे, कब कन्हैया लाल का जन्म होगा, लल्ला आएंगे, उनका पंचामृत से स्नान कराया जाएगा और साथ ही 1008 कमल के फूलों के साथ में उनका अभिषेक होगा। आपको बता दें यहाँ जो जनता है वो सुबह से अभी भी दर्शन खुले हुए हैं, पूरे दिन दर्शन खुले रहेंगे। आज के दिन भक्त उपवास में है, सुबह से कुछ खाया नहीं है और इस श्रद्धा, इस विश्वास के साथ में कान्हा के दर्शन करने के लिए आए हैं। जगह जगह से, पूरे भारत से यहाँ पर लोग दर्शन करने आए हैं और साथ ही विदेशों से भी दर्शन करने आए हैं कि आज के दिन कान्हा के दर्शन हो जाएं। कहाँ से आए हैं आप? यूपी से। दर्शन किए कान्हा के? हाँ करे, खूब करे, आनंद आया। आनंद आया तो कान्हा के दर्शन करके आनंद आया। ये छोटी सी राधिका भी है, कान्हा के दर्शन किए, कैसा लगा? अच्छा लगा। तो यहाँ पर जो श्रद्धालुओं के ऊपर जो उमंग है, जो खुशी है, आप कहाँ से आई हैं? बदायूं जिला से। कान्हा के दर्शन हुए आप? हाँ जी, हो गए। तो आप 12 बजे तक रुकेंगे दर्शन करने? जी रुकेंगे, भूखे हैं सुबह से, इसलिए दर्शन के लिए। तो देखिए कान्हा के दर्शन की जो भूख है उसी उपवास में आज हैं और उस हर्षो उल्लास के साथ इंतजार कर रहे हैं। आस्था में कहते हैं ना, आस्था में तो इतनी शक्ति होती है जो असंभव को भी संभव कर देता है। यहाँ आकर लोगों के दुख दूर हो जाते हैं। जय कन्हैया लाल की। कैमरा पर्सन भीम के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं गुजरात के द्वारका में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर द्वारकाधीश के दर्शन करने के लिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। इसी अवसर पर श्रद्धालुओं ने कृष्ण भक्ति से सराबोर नाचते गाते नजर आ रहे हैं। और पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर हर्ष और उल्लास का माहौल है। भक्तों में अद्भुत उत्साह है। मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया है और जगह जगह भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को दर्शाने वाली झांकियां निकाली जा रही हैं। इस मौके पर सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर ने भी बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में एक जनसभा को संबोधित किया। बांग्लादेश का जिक्र करते हुए उन्होंने देशवासियों से एकजुट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि राष्ट्र के ऊपर कुछ भी नहीं हो सकता,
राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम सब एक रहेंगे। राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। खबर बलूचिस्तान से है, जहां के मूसा खेल में वाहनों से उतारकर 23 लोगों को गोलियों से भून दिया गया। हथियारबंद लोगों ने ट्रकों और बसों से उन्हें उतारा और इनकी आईडी चेक करके उन्हें निशाना बनाया। गौरतलब है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने भी बयान जारी किया है और पाकिस्तानी सेना पर हमले का दावा किया है। उनका कहना है कि उन्होंने दर्जनों पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की है। मध्य प्रदेश में लगातार बारिश के बाद नदी और नाले उफान पर हैं। इसके चलते भोपाल के कलियासोत बांध के 2 गेट खोल दिए गए हैं। तो लगातार बारिश हो रही है और इसकी वजह से जो नदी नाले हैं वो उफान पर हैं। बांध में जलस्तर काफ़ी बढ़ गया, जिसकी वजह से गेट को खोल दिया गया। तो इन राज्यों में, मध्य प्रदेश की बात हो, गुजरात की बात हो, इन राज्यों में लगातार भारी बारिश अभी भी हो रही है। और वहीं गुजरात में भी कई इलाकों में इस वक्त भारी बारिश से हालात खराब हैं। राज्य के कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य के जिला अधिकारियों की बैठक ली। इस दौरान बारिश से प्रभावित जिलों के प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए। गुजरात में भारी बारिश के कारण जहां नर्मदा नदी उफान पर है, वहीं बारिश के कारण संत सरोवर बांध का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। और वहीं राजस्थान के अजमेर में भी 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिससे कि तापमान में गिरावट आई है। लेकिन भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। केंद्र सरकार का लखपति दीदी अभियान महिला सशक्तिकरण की दिशा में बेहद ही कारगर साबित हो रहा है। इस अभियान से जुड़कर महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बन रही हैं, बल्कि अपने बेहतर भविष्य की इबारत भी लिख रही हैं। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऐसे ही कुछ महिलाओं की राय साझा की। बन जाती हैं तो उनकी घर की स्थिति, उनका अनुभव कुछ और अलग उनको दिखता है। 2 दिव्यांग उद्यमियों हैं, उनको भी सपोर्ट किया है। मैं खुद लखपति सीआरपी हूँ, 3.5 से 4 लाख रुपए कमा लेती हूँ और मैंने अपनी दीदियों को भी लखपति सीआरपी बनाया। मैंने 207 महिला को अभी लखपति बनाया है। मैं साल भर में 8 लाख रुपया कमा लेती हूँ। मेरे सखी मंडल का नाम है अत्युत्तमम सखी मंडल, जिसमें हम लोग हैंडमेड एंड होममेड ब्यूटी प्रोडक्ट बनाते हैं, जो सारी घर की चीजों से बनती है। सरस मेला है, वाइब्रेंट गुजरात है, मानसून फेस्टिवल है, उन सब में हम लोगों को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, जिससे हमारे प्रोडक्ट की पॉपुलैरिटी बहुत बढ़ गई है। एक ही साल में हम लोगों ने करीब 30 लाख से भी ऊपर का टर्नओवर कर लिया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो महिला लोग के लिए सशक्तिकरण कार्यक्रम चला और हम लोग को जो रोजगार मिला सर, उसमें अहम भूमिका आप ही कहा। हम लोग तो सिर्फ माध्यम जाने के लिए ये है, सारा चीज तो रास्ता तो बनाया आपका है। 2017 से मैं एज ए बैंक सखी काम किया। अभी मैं सर 4.5 से 5 लाख तक कमाती हूँ। ग्रामीण महिलाएं जिनको बैंक जाने में दिक्कत आती है, घर में उनको प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके घर घर जाके मैं उनका खाता खुलवाती हूँ। जो 2023 में इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर चला था, तो हमने मिलेट्स का ट्रेनिंग लिए सर। मिलेट्स का ट्रेनिंग लेके कलेक्ट्रेट के पास ही जिला पंचायत है, वहाँ हमको बिल्डिंग मिली मिलेट्स कैफे चलाने का। तो हम लोग 38 दीदियाँ वहाँ काम करती हैं और मेरी वहाँ सैलरी 30,000 है। मेरे समूह का नाम जय माता दी है और मैं समूह में और गांव पातळी से पशु सखी का काम करती हूँ और मैं 500 फार्मर के साथ काम करती हूँ। तो मेरा काम है, जो एसएचजी दीदी लोग हैं वो लोग को मैं लोन देता है और वो लोग को आगे बढ़ने में हेल्प करता है। लगभग 1,50,000 साल में कमा लेते हैं। 1.5 लाख से? जी सर।
हम मोमेडियन है सर, और तो हमारे समाज में बाहर निकलने का हमको इजाज़त नहीं थी सर। मेरे घर की हालात बहुत नाजुक थे सर, और समूह में जुड़ने के बाद मुझे पशु सखी का गांव पाचरी पर काम मिला, और आज मैं खुद लखपति दीदी हूँ। मेरा तो एसएससी प्रमोशन में 3,000 जैसा हो गया। अभी जब हम ये अभियान में नहीं थे तो हमको कुछ महत्व नहीं था। जब हम ये अभियान में आए तो हमारा मान बढ़ गया, कृषि के डॉक्टर बन गए और कृषि सखी का ट्रेनिंग मिल गया। तो 470 लखपति दीदी बनाए हमने। मैं जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से हूँ। मेरा डेयरी फार्म का बिजनेस है और अभी मेरी साल की इनकम 1,20,000 है। मैं खुद भी एक लखपति हूँ। तो इसके साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।